स्टार्ट करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 2 से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेंड एंड फो मतलब दोस्त भी और दुश्मन भी। नाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे से जिनको हम देख नहीं पाते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। Now you have seen several kind of plants and animal. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. यानी हम लोग प्लांट और एनिमल को तो देख लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं जिनको हम नहीं देख सकते, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. यानी कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है रेनी सीजन के टाइम पे जो गीली ब्रेड होती है वो स्पॉइल हो जाती है. लाइक अगर उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है या फिर इनफैक्ट आप उसको 2-4 दिन के लिए कहीं रख दो खुले में, तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगी. उसके ऊपर ग्रेइश कलर की, ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है, वाइट पैचेस से आ जाते हैं. आप अगर इन पैचेस को मैग्नीफाई ग्लास के अंडर रख के ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे छोटे छोटे से ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से आए हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. कुछ मॉइस्ट सॉइल, जो गीली सॉइल होती है, वो इकट्ठी कीजिए एक बीकर में, उसमें पानी डाल दीजिए. जब सॉइल पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? एक वाटर की जो ड्रॉप है उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे. व्हाट डू यू सी? आप क्या देख पा रहे हो? उसी तरह से आपको क्या करना है? कुछ पानी की बूंदें पॉन्ड से लेनी है, उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? जब आप ये दोनों चीज़ें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे तो क्या आप नोटिस कर रहे हो कि कुछ ऐसे छोटे छोटे से टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव कर रहे हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. यानी कि इससे ये पता चलता है कि चाहे पानी हो या सॉइल हो, इसके अंदर क्या होते हैं? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते. ठीक है. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. एक और चीज़ है कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स होते हैं, ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि बिना किसी लेंस के, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के या किसी मैग्नीफाई ग्लास के साथ आप बिना उसके देख नहीं सकते, यानी डायरेक्ट अपनी आईज से आप नहीं देख सकते. कुछ उसमें से जैसे कि फंगस, ये कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन ब्रेड, और इनको आप मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हो. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते, इसीलिए हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं. बहुत छोटे छोटे माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे. इनफैक्ट जब यूनिट भी हम देखते हैं तो ऐसा होता है ना, मेगा, माइक्रो, तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि कितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 मेजर ग्रुप्स में. कितने मेजर ग्रुप्स में? 4 मेजर ग्रुप्स में. ये जो ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. दोबारा से देखिए कौन से 4 ग्रुप्स हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4. देखो यहाँ पे ये बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, यहाँ पे एल्गी दिखा रखे हैं, यहाँ पे प्रोटोजोआ दिखा रखे हैं और यहाँ पे फंजाई दिखा रखे हैं. ये डिटेल में तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी आप सिर्फ एक आउटलाइन चीज़ें इसकी पढ़ोगे कि आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या होते हैं. वायरस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी अलग होते हैं. दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. यानी कि जो वायरस होता है वो रिप्रोड्यूस कहाँ करता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल किसी वायरस ने किसी पे अटैक कर दिया, लाइक किसी लिविंग, जैसे वायरल फीवर हुआ किसी को, तो वो जो वायरल फीवर जिसको हुआ है उसकी बॉडी में जाके ही ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो वायरस बॉडी के बाहर डेड होते हैं, लेकिन बॉडी में जाके दे आर लिविंग. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. यहाँ पे 2.5 में कुछ वायरसेस, ये ऐसे वायरसेस दिखाए गए हैं. कॉमन
ailments like cold, influenza and most cough are caused by viruses. यानी कि जो हमने पढ़ा कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू होता है नॉर्मली लोगों को हो जाता है ना कि वायरल फीवर है, ठीक है, और कफ जो होते हैं ये सब वायरसेस की वजह से भी होते हैं. कुछ डिजीजेस जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी वायरसेस की वजह से होते हैं. डायसेंट्री एंड मलेरिया जैसी डिजीज़ वो होती है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस की, तो दीज हैपन बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, यानी बैक्टीरिया की वजह से. तो अलग अलग दे रखे हैं, कुछ जो वायरस की वजह से, कुछ जो प्रोटोजोआ की वजह से, कुछ जो बैक्टीरिया की वजह से. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th. आपने इनके बारे में कहाँ पढ़ा है? 6th और 7th में पढ़ा है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है. अभी भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रहते कहाँ पे हैं. देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं. हो सकता है इनके अंदर एक सेल हो जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं जैसे कि एल्गी एंड फंजाई. तो इससे क्या पता चला कि बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ में कई सारे सिंगल होते हैं और जो एल्गी और फंजाई होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं. ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में जहाँ बर्फ़ है, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जहाँ पानी बहुत गर्म होता है अंडरग्राउंड, वहाँ भी. इनफैक्ट डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, हर जगह. मार्शी लैंड्स मतलब जहाँ पे मिथेन वगैरह बहुत होती है, जैसे चावल की फील्ड हो गई जहाँ पे चावल उगाए जाते हैं, ठीक है, तो इनको मार्शी लैंड्स बोलते हैं. दूसरी चीज़, ये एनिमल्स की बॉडी में भी मिलते हैं, ठीक है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे ही मतलब नेचर में कहीं पे भी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, किसी सरफेस पे, हवा में, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. Now, microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं और जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है. अब हम लोग इनके फ़ायदे भी पढ़ेंगे और नुकसान भी पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टडी अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिट करते हैं, लाइक हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, उनको हम फ्रेंडली बोलते हैं. जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट. जैसे कोई चीज़, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेथ, मतलब किसी की डेथ हो गई, कोई सड़ा हुआ सामान जो आप घर से फेंकते हो, छिलके वगैरह, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये इकट्ठे होते रहेंगे नेचर में. बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये क्या होता है, नेचर में ये इसको क्लीन कर देते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट. For example, the organic wastage, that is vegetable peels, remain of animal feces, etc. are broken down into harmful and usable substances by bacteria. Usable यानी कि क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है इसको क्लीन करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. जैसे कि जो भी कचरा आपने फेंका, आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर वर्क करते हैं और उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, उसको मतलब नेचर में मिला देते हैं और उसको एक यूज़फुल सब्सटेंस में क्रिएट कर देते हैं. दूसरी चीज़, बैक्टीरिया किस में यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने में. अब तो ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं. एंड एक और चीज़, इन एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, राइजोबियम जैसे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है 7th क्लास में, वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, ठीक है. उस रूट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन करके वो जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं. तो यहाँ पे वही पॉइंट दे रखा है कि ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं. तो दीज आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. दही और ब्रेड जो बनती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो बैक्टीरिया है,
लैक्टोबैसिलस वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को सपोर्ट करता है, यानी उसकी वजह से ही दूध से दही बन पाता है। वो मिल्क के अंदर जब आप जामिन डालते हो तो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है और उसको कर्ड बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। देखो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है दही, जो आपके घरों में यूज़ होती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनने में काम आती हैं। देखो बैक्टीरिया चीज़ बनाने में, अचार बनाने में यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इडली और भटूरे के लिए बनाते हैं, उसमें दही डालते हैं, तो क्या होता है, हम उसको बाहर रखते हैं धूप में कुछ टाइम के लिए, थोड़ा वो फूल जाए, ताकि वो जो फूलेगा वो किस वजह से फूलेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया उसको खाने लायक बनाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएगा। सो बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। यानी क्या होता है, खमीर जो उठता है वो फर्मेंटेशन की वजह से उठता है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर में, कि उसको फर्मेंट करने के काम आते हैं, ठीक है। नाउ टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा कुछ भी ले लो, उसके अंदर शुगर ऐड करो और उसके अंदर मिक्स जो वार्म वाटर होता है वो ऐड कर दो। उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिलाओ और नीड मतलब उसको गूँथ दो, जैसे होता है ना आटा बना दो पूरा का पूरा, और बहुत सॉफ्ट डग बनाओ जैसा आटा बनता है। आप 2 घंटे बाद क्या नोटिस करोगे कि ये मैदा अपने आप में रेज हो गया। यहाँ पे तो यीस्ट पाउडर डाला है, कई बार यीस्ट पाउडर डालते भी नहीं है, डायरेक्टली उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दही डाल के उसको नीड कर देते हैं, मतलब गूँथ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप राइज कर जाता है। Yeast reproduce rapidly and produces कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये डालने का रीज़न क्या है, अगर यीस्ट को डाला जाता है वो फटाफट से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये उसके अंदर जिस भी चीज़ें में डाला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो गैस के बबल्स होते हैं वो डग को फिल कर देते हैं, और उसकी वॉल्यूम वो फूला फूला लगता है, बड़ा बड़ा सा। यही एक बेसिस है कि जो यूज़ होता है यीस्ट किस में, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज़ बनाने में, केक बनाने में, इसलिए जो वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो थोड़ी इस टाइप की मिलती हैं। नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप इसे यूज़ बोल सकते हो। जितनी भी ये अल्कोहल बनती है, वाइन बनती हैं, या बहुत सारी विनेगर जैसी चीज़ें बनती हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। यीस्ट जो होता है वो अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन, एक बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करने के काम आता है। उसमें क्या करते हैं, यीस्ट को ग्रो किया जाता है जहाँ पे नेचुरल शुगर्स होती हैं, यानी कि यीस्ट को जैसे आपके ग्रेन्स होते हैं, बार्ली, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें, या फिर फ्रूट जूस, इसके ऊपर ग्रो किया जाता है। उसकी वजह से नेचुरल शुगर क्रिएट होती है, और ये फाइनली अपना चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल दिया है कि 500 मिलीलीटर बीकर लो, जिसमें आप थोड़ा सा थोड़ा तो नहीं, आधा थोड़ा सा पानी छोड़ना है, बाकी पूरा भर देना है, ठीक है। पानी से पूरा भर दो, उसमें कुछ शुगर डाल दो आप। अब आप क्या करोगे, उसमें यीस्ट पाउडर डाल दो टू द शुगर सॉल्यूशन। आप धीरे धीरे उसके अंदर क्या डालोगे, यीस्ट पाउडर डाल दोगे। उसको वार्म प्लेस पे 4-5 घंटे के लिए आप रख दो कवर करके। उसके बाद कुछ देर बाद जब 4-5 घंटे हो जाएंगे, आप उसको स्मेल करना कि आपको स्मेल मिली। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो ये क्या है, ये एल्कोहल की स्मेल आने लग गई, क्योंकि जो यीस्ट है वो उसने क्या कर दिया, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। यानी कि जिस प्रोसेस की वजह से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फर्मेंटेशन, ठीक है। लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन इन 1857। ये नाम याद रखना है, इनका जो दूध को लेके जो पेस्चराइजेशन है वो भी इनके थ्रू हुआ था। नाउ एक और यूज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ microorganisms। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin। यानी जब भी आप बीमार होते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। ये जो इस पर्टिकुलर मतलब सोर्स है इस मेडिसिन का, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं।
These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये जो दवाइयाँ होती हैं जिसका सोर्स खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा है आपकी बॉडी को या जिसकी वजह से आपको फीवर है उसको ख़त्म करती हैं. ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. अब क्या हो रहा है, अब बहुत सारी तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं बैक्टीरिया और फंजाई से. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये कुछ नाम दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये किसके लिए यूज़ होती हैं, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनती हैं. ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस. यानी कि ये कैसे होती है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से इन एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है और कई सारी डिजीज़ इससे ट्रीट की जाती हैं. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. यानी कि कई बार जो एनिमल्स होते हैं जिनको खिलाया जाता है कुछ भी चीज़ें, उनके साथ भी ये डाल दिया जाता है ताकि क्या हो, आपकी जो मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है वो ना हो. ठीक है. उसके बाद दो हम ये पढ़ लेते हैं, वैक्सीन स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये पढ़ लेते हैं. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, वो एक कल्चर पे काम कर रहे थे. जब बहुत सारे मतलब एक साथ ग्रो हो जाते हैं, कल्चर बोल देते हैं उसको, ठीक है. तो वो एक कल्चर पे काम कर रहे थे जो बैक्टीरिया था जिससे डिजीज़ होती है. सडनली क्या हुआ, उनको क्या मिले, कुछ स्पोर्स मिले लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. उन्होंने देखा छोटे छोटे से ग्रीन कलर के मोल्ड हैं एक कल्चर प्लेट में, और उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे वो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के मोल्ड स्ट्रक्चर से हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं. यानी जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो पा रहे. इनफैक्ट उस कल्चर जो ग्रीन कलर के जो ये मतलब मोल्ड थे, इन्होंने कई बैक्टीरिया को मार भी दिया. इस मोल्ड से पेनिसिलिन को उन्होंने प्रिपेयर किया जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अब दवाइयों को ट्रीट करने के लिए, उस मतलब बीमारियों को ट्रीट करने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे लेना चाहिए. और दूसरी चीज़, अगर आपने दवाई लेनी स्टार्ट करी है तो उस कोर्स को कंप्लीट करो. ऐसा ना हो एक दिन ली फिर छोड़ दी. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong doses, it makes the drug less effective when you might need it in the future. अगर आप एंटीबायोटिक कभी भी ले लोगे या फिर गलत डोज उसकी लोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी आगे के लिए. अगर ऐसे मतलब डोज उसकी करेक्ट नहीं लेंगे, पूरी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फाइनली जब उसको लेने का टाइम आएगा, जब एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी. और कोर्स पूरा नहीं करने से भी ये होता है कि जो चीज़ जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने वो लिया है वो मरता नहीं है और वो डबल ग्रो हो सकता है. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. जब एंटीबायोटिक्स को हम लेते हैं बिना बात के, तो जो एक्चुअली हमारी बॉडी में, जो हमारे गट में इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. Now, antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. तो जो आप फ्लू में या फिर कोल्ड में डिजीज़ वो लेते हो एंटीबायोटिक्स, वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि वो कोल्ड और फ्लू वायरसेस की वजह से हुआ है. जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके लिए देयर इज़ नो एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक अगर लेंगे भी तो कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती है और जो ये कोविड है, कोरोना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरस. तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. तो ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 2 का.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो 8th साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं या फिर और क्लासेस के चैप्टर्स और क्लासेस के या 8th क्लास के और सब्जेक्ट के चैप्टर्स देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, और अगर वहाँ आपको लिंक नहीं मिलता तो मेरे चैनल पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए या होम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू so much.